बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है उसमें मैं आपको पावर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगी। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि हर बंदे को इन कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी बहुत समझ बूझ तो होनी ही चाहिए। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको पावर प्लांट्स के बारे में बताऊँगी कि पावर प्लांट्स क्या होते हैं और कैसे ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद फिर हम थर्मल पावर प्लांट्स को थारोली डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पावर प्लांट्स क्या होते हैं और ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो पावर प्लांट हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी होती है या ऐसी जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको जनरेट किया जाता है। कैसे जनरेट किया जाता है? एनर्जी के सोर्सेज़ को यूज़ करते हुए। हमारे पास जो सोर्सेज़ हैं वो एनर्जी के वो उनमें जो मेन सोर्सेज़ हैं वो हैं फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स में आ जाते हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी को हम जो हमारा एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? ये वाटर की मूवमेंट से पैदा होती है। इसके बाद जो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। थर्मल पावर प्लांट्स। सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट्स का ओवरव्यू देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे ये वर्क करता है, फ्लो डायग्राम, और फिर उसके बाद हम इसको थारोली डिस्कस करेंगे। ए थर्मल पावर प्लांट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग हीट एनर्जी। क्या कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। द हीट इज़ जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, नेचुरल गैस और ऑयल इन द बॉयलर। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका एक मेन पार्ट होता है बॉयलर। उसमें जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, लेट्स से के कोयल है हमारे पास, कोल को हमने क्या किया, कोल को हमने बर्न किया जिसकी वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई बॉयलर के अंदर। देन द बॉयलर प्रोसेस प्रोड्यूस स्टीम दैट ड्राइव्स टर्बाइन विच आर कनेक्टेड टू द जनरेटर्स। द जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ सेंड टू द पावर ग्रिड। अच्छा, जो हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होती है बॉयलर के अंदर उसको टरबाइन की तरफ भेजा जाता है जिसकी वजह से जो टरबाइन होती है वो रोटेट करती है और टरबाइन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है जनरेटर के साथ, जिसकी वजह से टरबाइन के रोटेट करने की वजह से जनरेटर का जो रोटर होता है वो रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को पावर ग्रिड की तरफ भेज दिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो तीन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आ जाता है वो है स्टीम बॉयलर, उसके आगे टरबाइन और फिर जो आगे लगा हुआ होता है वो जनरेटर होता है। तो ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले ये होता है जो कि फीडर पंप होता है, ये वाला फीडर पंप, इसकी मदद से वाटर को स्टीम बॉयलर में पंप किया जाता है। जो वाटर पंप किया जाता है बॉयलर में उसको हीट अप किया जाता है। हीट अप कैसे करते हैं? जो हमारे पास कोल होता है उसको बर्न किया जाता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जो वाटर होता है बॉयलर में वो बॉइल्ड अप होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे क्या होता है? जो स्टीम प्रोड्यूस होती है बॉयलर के अंदर उसको टरबाइन की तरफ भेजा जाता है। टरबाइन की तरफ जो स्टीम जाती है उसकी वजह से टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट होती है और टरबाइन के साथ जो जनरेटर होता है वो डायरेक्टली कपल्ड होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो टरबाइन के रोटेट करने की वजह से जनरेटर का जो रोटर होता है वो रोटेट करता है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो मेन इसका जो है पूरा ओवरफ्लो ये है। आगे मैं इसके जो हैं सारे मेन पार्ट्स वो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स में जो कोल है वो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। हीट इससे कैसे प्रोड्यूस होती है? जो कोल होता है उसको डायरेक्टली बर्न नहीं किया जाता बल्कि सबसे पहले उसको एक इक्विपमेंट होता है जिसको कहते हैं कोल पल्वराइज़र। उसमें कोल को डाला जाता है और क्रश किया जाता है और पाउडर बना लिया जाता है। एक पाउडर फॉर्म जो होती है कोल की उसको बर्न किया जाता है ताकि ये कम्प्लीटली बर्न हो जाए और वेस्ट ना हो। आगे जो है वो बॉयलर है। बॉयलर कैसे यूज़ होता है? जो हमारे पास वाटर फीड पंप होता है उसकी मदद से बॉयलर में पानी को पंप किया जाता है। जब बॉयलर में पानी आ जाता है और कोल को बॉयलर में जलाया जाता है, उसको बर्न किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है बॉयलर में।
सुपर हीटर जो है ये बॉयलर का ही एक पार्ट है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? अच्छा, जो हमारे पास बॉयलर में जो है हीट अप होने की वजह से, वाटर हीट अप होने की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टीम। ये जो सैचुरेटेड स्टीम होती है इसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता कि ये टरबाइन को रोटेट कर सके। टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए हमें जो स्टीम चाहिए होती है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इक्विपमेंट यूज़ होता है, ये बॉयलर का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं सुपर हीटर में ये जो स्टीम होती है इसके टेम्परेचर और प्रेशर को हाई किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के काबिल हो सके। आगे हम देखते हैं कि इकोनोमाइज़र क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, जब स्टीम बॉयलर के अंदर स्टीम प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो वाटर का जो लेवल होता है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि वाटर फीड पंप के थ्रू कंटिन्यूसली वाटर को हमने बॉयलर में पंप करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो बॉयलर के अंदर स्टीम होती है उसका टेम्परेचर और जो वाटर फीड पंप के थ्रू पानी को पंप किया जाता है उस वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं होता, जिसकी वजह से जो बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस होती है कि देखें, जब टेम्परेचर सेम नहीं होगा, ठंडा पानी जो है वो पंप कर दिया जाएगा तो हीट जो है वो वेस्ट हो जाएगी और वाटर हीट अप होने में टाइम लगेगा, तो बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वाटर फीड पंप के थ्रू पानी पंप किया जाता है उसका जो टेम्परेचर है वो स्टीम के टेम्परेचर के इक्वल लाने के लिए हम यहाँ पर इकोनोमाइज़र यूज़ करते हैं। सबसे पहले वाटर फीड पंप से पानी को इकोनोमाइज़र में पंप किया जाता है, वहाँ पर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है और फिर ये जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी होता है इसको बॉयलर में पंप किया जाता है। ये जो इकोनोमाइज़र होता है ये भी जो है बॉयलर का ही एक पार्ट होता है और इसमें जो स्टीम है उसका टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर दिया जाता है। नाउ हाउ स्टीम इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये जो बॉयलर के अंदर स्टीम होती है जब इसको सुपर हीटेड के थ्रू इसके टेम्परेचर और प्रेशर को इतना हाई कर दिया जाता है कि वो टरबाइन को रोटेट करने के काबिल हो सके, तो फिर इस स्टीम को टरबाइन की तरफ भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टरबाइन होती है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है और टरबाइन के रोटेट करने की वजह से जनरेटर का जो रोटर पार्ट होता है, मूविंग पार्ट होता है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। रोटर के रोटेट करने की वजह से जो स्टेटर होता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। इस तरह जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस इलेक्ट्रिसिटी को फिर आगे पावर ग्रिड में भेज दिया जाता है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये आता है कि जो सुपर हीटेड स्टीम होती है जब उसको टरबाइन की तरफ भेजा जाता है तो वो सारी टरबाइन में यूज़ नहीं होती, यहाँ पर कुछ एग्जॉस्ट हो जाती है। ये जो एग्जॉस्टेड स्टीम होती है इसको कंडेंसर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर फिर आगे प्रोसेस होता है, कंडेंसर से जो स्टीम है वो कूलिंग टावर की तरफ जाती है, वहाँ पर ठंडी होती है और फिर कूलिंग पंप के थ्रू इस स्टीम को दोबारा ये पानी बन जाता है। ठंडा हो गए तो फिर इस ठंडे पानी को दोबारा वाटर फीड पंप के थ्रू स्टीम बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। लेस इनिशियल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर जनरेटिंग स्टेशंस। क्या कहते हैं कि इनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, स्टार्टअप कास्ट। इनकी जो स्टार्टअप कास्ट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स। देखें, कोल को बर्न किया जाता है, सिर्फ कोल की जो कॉस्ट होती है वो यूज़ होती है, तो कोल को बर्न की वजह से हमारा जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर यह है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को स्टार्टअप करने के लिए हमें सबसे पहले डैम्स बनाना पड़ते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। सेकेंड जो है, द कास्ट ऑफ जनरेशन इज़ लेसर देन दैट ऑफ डीजल पावर प्लांट्स। अच्छा, इसकी इनिशियल कॉस्ट तो कम है ही है, लेकिन पूरी जो जनरेशन की कास्ट है, पूरा जो पावर प्लांट है उस पर जो कास्ट आती है वो भी कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ स्मोक विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, जब कोल को बर्न किया जाता है तो उसकी बर्निंग की वजह से हमारे पास स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक प्रोड्यूस होने की वजह से क्या कहते हैं कि पोल्यूशन इंक्रीज़ करती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इज़ लो, लेस देन 30%। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, लेस देन 30% होती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।